चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बेटा लास्ट क्लास में हमने टिश्यू चैप्टर शुरू किया था बायोलॉजी का, जिसमें हमने प्लांट टिश्यू पूरा कवर कर लिया था। आज एनिमल टिश्यू कवर करेंगे, ठीक है। मैंने अपने लास्ट क्लास में एनिमल टिश्यू के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी दे दिया था कि कितने टिश्यू हमें पढ़ने हैं, और एक की तो मैंने शुरुआत भी कर दी थी, एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है। सबसे पहले तो क्विक रिवीजन देते हैं। एनिमल टिश्यू के अंदर कितने टिश्यू पढ़ने हैं बेटा? एपिथेलियल टिश्यू पढ़ना है, मसल टिश्यू पढ़ना है, कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है और नर्वस टिश्यू पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, सबके अंदर थोड़े से डिवीजन पढ़ने होंगे आपको। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर भी 3-4 और डिवीजन मिलेगा। मसल टिश्यू के अंदर भी आपको कुछ टाइप्स मिलेंगे, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू के अंदर थोड़े ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। इसके अंदर भी थोड़े और सब पार्ट्स भी हैं इसके, ठीक है। नर्वस टिश्यू सबसे ईजी है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको। एक डायग्राम के बारे में बेसिकली न्यूरॉन्स का, नर्व सेल का और न्यूरॉन का डायग्राम को समझना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताया था। देखो, हम एनिमल टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारी बॉडी का आउटर कवरिंग क्या है? स्किन, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू का क्या काम होता है? आपकी पूरी बॉडी को कवर करने का काम करता है। सर से लेकर पांव तक की आपकी पूरी बॉडी को, इनफैक्ट ऊपर से भी और अंदर से भी बॉडी को क्या करता है? कवर करने का काम करता है एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा मैंने ये भी बताया था कि जब भी कोई चीज़ कवर कर रही है, यानी उसका फंक्शन क्या होना चाहिए? प्रोटेक्ट करने का फंक्शन होना चाहिए। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या करती है बेटा? प्रोटेक्शन का मेजरली काम करती है। एक और चीज़ मैंने बताया था, अगर कोई टिश्यू प्रोटेक्शन का काम कर रही है तो उसका इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होंगे? बिल्कुल ही एब्सेंट होंगे, कोई भी गैप नहीं होगा। गैप क्यों नहीं होगा? अगर गैप होगा, अगर स्पेसेस होगा, तो वहाँ से पैथोजेन, बैक्टीरिया, वायरस एंटर कर जाएगा बॉडी में, तो फिर किस बात का प्रोटेक्शन, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली थी। और एक इंपॉर्टेंट बात मैंने और डिस्कस करी थी कि हमारे जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं बेटा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। बेसमेंट मेम्ब्रेन का क्या मतलब था? मैं एक बार फटाफट रिकॉल करा देती हूँ। ये मानिए एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेस है ना, जैसे केक का बेस देखा है, नीचे एक लेयर लगी रहती है, वैसा ही एक बेस है। यहाँ पे मान लीजिए एक बेस ऐसा है, एक बेस ऐसा है, ठीक है। अब सीन क्या है? मान लो टिश्यू है। टिश्यू का क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। पहले वाले में मानिए, थोड़ा सा और इसको सीधा बनाऊं, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया ये, ठीक है। ठीक है, एक ये हो गया और एक ऐसा हो गया, ठीक है। अब हुआ यूं कि पहले वाले केस में, मैं यहाँ पे आपको टाइप भी बता दूंगी, बस रिवीजन करा रही हूँ, ठीक है। ठीक है, एक ये है और एक कुछ ऐसा है। आप खुद ही डिफरेंस जान जाएंगे कि क्या क्या अंतर है, ठीक है। हाँ जी, मैंने 2 डायग्राम बना के दिखाया। पहली चीज तो ये, ग्रुप ऑफ सेल को हम बोलेंगे टिश्यू, और हम कौन सा टिश्यू पढ़ रहे हैं बच्चा? हम पढ़ रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू। यहाँ भी सेल्स का ग्रुप है, बट यहाँ ग्रुप कैसा है? सिंगल लेयर आपको देखने को मिल रही है। दोनों ही बेसमेंट मेम्ब्रेन है। देखिए ग्रीन वाला क्या बनाया मैंने? बेसमेंट मेम्ब्रेन। यानी ये जो सेल के ग्रुप है, ये किस पे रखे हुए हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर रखे हैं। यहाँ भी देखो, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल के ग्रुप को रखा गया, ठीक है। पहले वाले केस में क्या है? मेरा जो सेल है वो सिंगल लेयर है। सिंगल लेयर को मैं क्या बोल दूंगी? सिंपल। इसका टाइप बता रही हूँ, सिंपल एपिथेलियल एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। सिंपल क्यों बोला? क्योंकि एक सिंगल लेयर है सेल की, ठीक है। यहाँ खुद डिफरेंस देखो, सिंगल लेयर नहीं है, मल्टीपल लेयर है, ठीक है, ज्यादा लेयर है, लेकिन रखा ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर है। तो इस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू को बच्चा क्या बोल देंगे हम? इस टाइप के एपिथेलियल टिश्यू को मैंने लास्ट क्लास में बताया था, इनका नाम होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू, देखो स्ट्रैटिफाइड का सिंपल मतलब होता है लेयर के ऊपर मैनी लेयर्स, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, लेयर के ऊपर लेयर, सिंपल मतलब होता है स्ट्रैटिफाइड का। तो एपिथेलियल टिश्यू 2 टाइप के हैं, सिंपल एपिथेलियल जिसमें सेल का सिंगल लेयर है, स्ट्रैटिफाइड बोल लो, कंपाउंड बोल लो, जिसमें सेल के मल्टीपल लेयर्स हैं, ठीक है। सिंपल सा, तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था, राइट, लिख लिया था इसको। आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो थोड़े से और चीज़ें डिटेल में, ठीक है, और से टिश्यू के बारे में जानना है। पहला देखें, सिर्फ डायग्राम पहले देखो। पहले हम कैसे पढ़ेंगे? पहले हम टिश्यू का नाम समझेंगे। अब नाम ही इतने भयानक भयानक है भाई, स्क्वैमस एपिथेलियम, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो इनका पहले तो मतलब समझते हैं, क्योंकि मतलब समझ लोगे तो चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक है। पहला टिश्यू देखने में देखो,
नाम है स्क्वैमस एपिथेलियम। पहली चीज ये, तुम लोग क्या क्या देख पा रहे हो? कहोगे मैम ये देखिए यहाँ भी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। क्या तुम लोग बेसमेंट मेम्ब्रेन देख पा रहे हो? चाहे कोई भी एपिथेलियल टिश्यू हो, रखेगा वो कहाँ हमेशा? बेसमेंट। ये देखो ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर है और ये भी देखो ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर है, ठीक है। तो एपिथेलियल टिश्यू की खासियत क्या है? ये हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, पहले वाले का केस का क्या सीन है? जो पहला टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ जो बच्चा ये सेल है ना, बिल्कुल फ्लैट है। स्क्वैम, यहाँ सेल कैसे है? बिल्कुल फ्लैट है। फ्लैट मतलब आप घरों में जब टाइल्स देखो कैसे फ्लैट, बिल्कुल चपटे चपटे टाइल्स होते हैं ना, तो यहाँ सेल कैसे है? बिल्कुल फ्लैट सेल है। जब सिंगल लेयर है, स्क्वैमस का मतलब होता है, स्क्वैमस का मतलब होता है फ्लैट सेल्स। फ्लैट सेल्स, जब बिल्कुल फ्लैट सेल्स हैं और एक लेयर है, सेल की एक ही लेयर है ना बच्चा, देखो तो नाम क्या पड़ेगा? स्क्वैमस इपिथेलियम। यानी स्क्वैमस का मतलब क्या है? सेल कैसे है? फ्लैट सेल्स हैं, बिल्कुल टाइल्स, जैसे घरों में टाइल्स लगी होती है, ठीक है। अब यहाँ खुद देखो, सेल के ज्यादा लेयर हो गए कि नहीं? सेल यहाँ भी फ्लैट है सारे, लेकिन यहाँ पे लेयर है सेल का। वहाँ सिंगल लेयर था, यहाँ सेल पे एक लेयर, दो लेयर, जैसे ब्रेड की लेयर्स होती है वैसा वहाँ लेयर लगी हुई है। तो लेयर का नाम क्या होता है? स्ट्रेटिफाइड। और है सारे फ्लैट सेल, तो नाम क्या पड़ गया? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। नाम क्लियर हुआ कि नाम कैसे पड़ा? स्क्वैमस का मतलब होता है सेल कैसे है? फ्लैट है। अगर सेल एक लेयर है सेल की, तो नाम क्या पड़ेगा? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम भी बोल सकते हैं। कोई डरने वाली, कोई टेंशन वाली बात नहीं कि मैम पहले आपने सिंपल बताया था यहाँ पे नहीं लिखाया। तो हम, अगर सिंगल लेयर है फ्लैट सेल की तो क्या नाम होगा? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर फ्लैट सेल की मल्टीपल लेयर्स होगी तो नाम क्या पड़ेगा? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। पहले एक बार मैं टिश्यू थोड़ा सा ये सारे कवर करा दूं, फिर आप नोट डाउन करना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? क्या नाम है टिश्यू का भाई? कॉलुमनार एपिथेलियम, ठीक है। कॉलुमनार का क्या मतलब होता है? खुद ही देखोगे, यहाँ जो सेल है देखो कैसे लंबे लंबे, ये देखो कैसे लंबे लंबे सेल्स हैं, देख रहे हैं? यहाँ सेल कैसे है? पिलर लाइक सेल है। कॉलम का मतलब क्या है? पिलर लाइक सेल्स। मैं यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ सेल्स कैसे है? पिलर लाइक है, टॉल सेल है, तो इनका नाम क्या पड़ेगा? कॉलुमनार इपिथेलियम। सेल लंबे लंबे हैं तो नाम क्या पड़ जाएगा? कॉलुमनार इपिथेलियम। यहाँ देखो सेल कैसा दिख रहा है बेटा? तो कहोगे ये देखो बिल्कुल क्यूब लाइक दिख रहा है, ठीक है। सेल कैसे हैं? सारे क्यूब लाइक हैं, तो सेल का नाम क्या पड़ेगा? क्यूबाइडल इपिथेलियम, ठीक है। अपने शेप के अकॉर्डिंग उनका नाम दे दिया गया है, तो कंफ्यूजन नहीं। कॉलमनार का मतलब लंबे लंबे पिलर जैसे सेल, ठीक है। क्यूबाइडल का मतलब शेप कैसे? क्यूब लाइक सेल। स्क्वैमस का क्या मतलब है? फ्लैट लाइक सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ भी क्या है? वैसे ही लंबे लंबे सेल है। सेल कैसे हैं बेटा? देखो यहाँ भी बिल्कुल लंबे लंबे सेल है, बिल्कुल लंबे लंबे सेल्स है, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजेस क्या देखने को मिलती है मुझे इस वाले एपिथेलियम टिश्यू के अंदर मुझे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। मुझे इस टिश्यू के सरफेस पे ना ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इस टिश्यू के लंबे सेल हैं बेटा इसके भी, ठीक है, कॉलुमनार जैसे ही सेल हैं इसके, लेकिन अंतर क्या है? इनके सरफेस पे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलता है, इसलिए इनका नाम सीलिएटेड एपिथेलियम है। और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है ना, इनको बेटा बोलते हैं सीलिया। सीलिया, इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? सीलिया। और इसका काम क्या होता है? मूवमेंट कराना, ये मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो ये हेयर लाइक का नाम सीलिया है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सीलिएटेड इपिथेलियम, ठीक है। मैंने 3-4 बताया। स्क्वैमस का मतलब फ्लैट सेल, अगर एक लेयर होगी स्क्वैमस की तो क्या पर बोलेंगे? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर फ्लैट सेल की मल्टीपल लेयर होगी तो क्या बोलेंगे? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। अगर लंबे लंबे सेल होंगे कॉलम जैसे तो कॉलमनार एपिथेलियम। अगर क्यूब लाइक सेल होंगे तो क्यूबाइडल एपिथेलियम। और अगर सेल लंबे लंबे हैं प्लस उसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर है तो क्या नाम हो जाएगा उसका? सीलिएटेड इपिथेलियम, ठीक है। इतने सारे नाम क्लियर करने के बाद फंक्शन कहाँ, पहली चीज़ तो ये कहाँ कहाँ क्या क्या टिश्यू पाया जाता है ये जानना ज़रूरी है। थोड़े बहुत फंक्शन भी याद करना आपको ज़रूरी है। मेन आपको नाम पता होना चाहिए प्लस डायग्राम पता होना चाहिए। डायरेक्ट सवाल आ जाएगा, ये कोई बना होगा पेपर में, पूछेगा ये कौन सा टिश्यू है, ये किस टाइप का टिश्यू है, ये बॉडी के किस ऑर्गन में पाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारा हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी आप सबसे पहले सारे नाम और डायग्राम बनाना ज़रूरी है, क्योंकि उनके शेप से ही हम उनको पहचान रहे हैं, तो ये ड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है कॉपी में, ठीक है। तो पहले इतना करेंगे, फिर मैं आगे इनके फंक्शन पे बात करूंगी। चलो,
आगे चलते हैं बेटा। देखो नाम सारे लोगों को क्लियर हो गया कौन कौन से टिश्यू हैं। थोड़े से मैं इनके जगह के बारे में बता रही हूँ, आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ कौन कौन सा टिश्यू देखने को मिलेगा और किसके किसके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं, एक बार ओवरव्यू लेके चलते हैं फटाफट, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा स्क्वैमस एपिथेलियम। सेल कैसा था बेटा? स्मॉल था, फ्लैट था और ये बहुत पतले होते हैं, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलियम के सेल्स ना बहुत पतले, एक तो लेयर एक ही है तो ऑफकोर्स वो पतले होंगे फ्लैट जैसा। कहाँ कहाँ पाया जाता है बेटा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी भी सेल की लोकेशन आपके सिलेबस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये सारे टिश्यू। जैसे स्क्वैमस एपिथेलियम का मतलब है फ्लैट वाले सेल, कहाँ पाए जाते हैं? इनर सरफेस ऑफ माउथ, इसोफेगस, ब्लड वेसल्स, एल्वोलाई, ठीक है। कुछ मैंने नाम लिखे हैं। इनर सरफेस का माउथ का मतलब आप अपने टंग से आगे पीछे घुमाओगे तो जो टच होता है दैट इज योर इनर सरफेस ऑफ माउथ, ठीक है। उसका स्किन देखना बहुत पतली लगती है आपको, यानी वहाँ कौन सा टिश्यू है? वहाँ पे आपके स्क्वैमस एपिथेलियम है, ठीक है। इसोफेगस फूड पाइप सबको पता होगा। ब्लड वेसल्स में भी आपकी यही पाया जाता है। और एल्वोलाई अभी आप 10th क्लास में नहीं है, बहुत बच्चों को फिर भी पता होगा एल्वोलाई क्या होता है। आपके लंग्स का सबसे लास्ट बैलून जैसा स्ट्रक्चर होता है जहाँ हवा भरती है, तो वहाँ भी बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, यहीं पे मतलब गैसेस का एक्सचेंज होता है। वो हम 10th में पढ़ेंगे, पूरा एक टॉपिक है इस पे। बट इतना याद रखना है, स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ मिलेगा? इनर सरफेस ऑफ माउथ, इसोफेगस में, ब्लड वेसल्स में और एल्वोलाई के अंदर हमें देखने को मिलेगा। एल्वोलाई क्या है? लंग्स में पाया जाता है, सबसे लास्ट पार्ट है आपके लंग्स का जिसमें हवा भरती है। हम एयर अंदर लेते हैं ना तो वो एल्वोलाई में जाके ही फिल होती है, ठीक है। फंक्शन के बारे में बात करते हैं। चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ये, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन का सिंपल सा काम है इनका। स्ट्रैटिफाइड का मतलब स्क्वैमस ही सेल है बट कैसे है? लेयर बाय लेयर लगे हुए हैं। देखो मैनी लेयर ऑफ सेल्स लिखा है भी है यहाँ पे, मैनी लेयर ऑफ सेल्स यहाँ लिखा है साफ साफ। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है कि स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ देखने को मिलेगा? तो कहाँ मिलेगा बेटा? आउटर लेयर ऑफ स्किन। हमारे स्किन के सबसे बाहरी जो लेयर है वो किस टिश्यू से मिलकर बना है? दैट इज स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। आउटर लेयर है, क्या करेगा? ऑफ कोर्स किसी भी वियर टियर से बचाएगा, प्रोटेक्शन करने का काम करेगा। फंक्शन तो ये हो गई, प्रिवेंशन ऑफ वियरिंग ऑफ ऑर्गन्स, प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गन्स, चीज़ों को प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। कि कौन सा? स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पाया जाएगा? आउटर लेयर ऑफ स्किन में पाया जाएगा, ठीक है। आ जाओ सिलेटेड की बात करते हैं। सिलेटेड में क्या था? लंबे लंबे सेल्स थे और उनमें क्या था? हेयर जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट थे जिनको सीलिया बोलते हैं, ठीक है। कहाँ पाया जाता है बेटा? ये आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक में पाया जाता है, ठीक है। रिस्पिरेटरी ट्रैक का मतलब ये पूरा नोज, लैरिंग्स, ट्रैकिया, अभी आपको हो सकता है उतना आइडिया नहीं होगा बट पूरे फंक्शन हम 10th में पढ़ते हैं, अलग अलग पार्ट्स भी पढ़ेंगे पूरी बॉडी के, ठीक है। तो रिस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर सब कुछ आता है। ये आपका ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया जहाँ जो डिवाइड होता है, ठीक है, लंग्स वाला पार्ट। तो हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक में पाए जाते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। क्या करता है, क्या फंक्शन होगा? देखो इसका काम क्या होता है ना, सीलिया हमेशा मूव करता रहता है। तो जो हम एयर इनहेल करते हैं, रिस्पिरेटरी ट्रैक में सब आता है, ये नोज, नोस्ट्रिल, सब कुछ रिस्पिरेटरी ट्रैक का ही पार्ट है। तो ये सीलिया ना कंटिन्यू मूव करते रहते हैं, आगे पीछे ऐसे मूव करते रहते हैं। तो जो हम एयर लेते हैं ना, तो ये एयर को आगे पुश करने का काम करते हैं, ये आगे फॉरवर्ड करने का काम करते हैं क्योंकि मूव करते हैं। प्लस कोई भी डस्ट पार्टिकल, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक में इंटर नहीं करना चाहिए। तो ये सीलिया ना उसको बाहर फेंकने का भी काम करते हैं हमारे नोज से, ठीक है। एक तरीके से हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। तो ये याद होना चाहिए, सीलिया कहाँ पाया जाएगा? रिस्पिरेटरी ट्रैक में पाया जाएगा। चीज़ों को क्या है, एयर को अंदर ढकेलेगा बॉडी के अंदर ताकि लंग्स में जाए, डस्ट पार्टिकल को क्या करेगा? बाहर ढकेलेगा, ठीक है। एक जगह और पाया जाता है, फीमेल बॉडी में भी पाया जाता है सीलिएटेड एपिथेलियम। एक ऑर्गन है फैलोपियन ट्यूब, वहाँ भी हमें ये देखने को मिलता है। फीमेल बॉडी में फैलोपियन ट्यूब के अंदर भी मुझे सीलिएटेड एपिथेलियम देखने को मिलता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है क्या है? क्यूबाइडल एपिथेलियम। सेल्स कैसे हैं? क्यूब जैसे हैं, ठीक है। कहाँ पाया जाएगा बेटा? थोड़ा सा लर्निंग पार्ट है ये, कहाँ कहाँ क्या क्या पाया जाएगा, ठीक है। जैसे ट्यूब्यूल्स ऑफ किडनी, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, किडनी में पाया जाएगा क्यूबाइडल एपिथेलियम। सलाइवरी ग्लैंड तो फंक्शन क्या होगा? किडनी के अंदर क्या करेगा? रीऑब्जॉर्प्शन का काम करेगा, यानी जो भी हम यूरिन पास कर रहे हैं उसके अंदर कोई काम की चीज़ें नहीं बॉडी से चली जाए वरना हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो क्यूबाइडल एपिथेलियम क्या करेगा कि जितनी भी काम की चीज़ें हैं, जैसे
जैसे एक्स्ट्रा वाटर, जैसे ग्लूकोज, जैसे अमाइनो एसिड, ये सब बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होने चाहिए, तो इनको रीऑब्जॉर्व करने का काम करेगा क्यूबाइडल एपिथेलियम। प्लस सलेवरी ग्लैंड में है तो क्या सिक्रीट करेगा, सलाइवा सिक्रीट करेगा, ठीक है। तो आपको जगह से भी आइडिया लग जाएगा कि वो क्या फंक्शंस परफॉर्म करने वाले होंगे, ठीक है। लिखा है फ्रॉम यूरिन सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, यहाँ सलाइवा में से सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, ठीक है। आ जाओ। अच्छा, कुछ क्यूबाइडल एपिथेलियम ना अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, जैसे हमने मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा पढ़ा था, कोलोरेन्काइमा और एरेन्काइमा हमने पढ़ा था, वैसे ही कुछ क्यूबाइडल एपिथेलियम अपने आप को मॉडिफाई कर लेते हैं, और मॉडिफाई करके क्या बन जाते हैं बेटा, मॉडिफाई करके बन जाते हैं वो ग्रैंडुलर एपिथेलियम, ये मैंने उसमें नहीं लिखवाया था, ठीक है। ब्लड कुछ क्यूबाइडल एपिथेलियम अपने आप को मॉडिफाई करके क्या बन जाते हैं, ग्रैंडुलर एपिथेलियम। नाम ही है ना ग्लैंड, तो ग्लैंड क्या करते हैं, चीज़ों को सिक्रीट करते हैं। ग्लैंड का क्या काम होता है, चीज़ों को सिक्रीट करने का काम होता है। जैसे आपने फील किया होगा आपके नोज़ के आसपास ना बहुत ऑयली ऑयली फील होता है, ठीक है, आपके इधर भी बहुत ऑयली, आप अपने स्कैल्प को टच करो, ऑयली ऑयली फील होता है ना, ये कहाँ से ऑयल आ रहा है, कहाँ से स्वेट सिक्रीट हो रहा है बॉडी में, हमारी बॉडी में अलग अलग ग्लैंड है इनको सिक्रीट करने का। तो ये जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या करेगा, ये सिक्रीशन का काम करेगा। इनर लेयर ऑफ स्किन, हमारे स्किन के अंदर वाले पार्ट में बहुत पाया जाता है, तभी हमें स्वेट देखने को मिलता है बॉडी में, ठीक है। तो ग्लैंडुलर क्या करेगा, चीज़ों को सिक्रीट करेगा। देखो सिक्रीशन ऑफ स्वेट, ऑयल, म्यूकस, ये सब सिक्रीट करने का काम करेगा। क्या बच गया, कॉलुमनार एपिथेलियम। सेल कैसे थे भाई, लंबे लंबे थे। कहाँ पाया जाएगा, इनर सरफेस ऑफ इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ पे मेनली आपके स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में मुझे कॉलुमनार एपिथेलियम देखने को मिलेगा। क्या का इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, चीज़ों को एब्जॉर्व करना, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करना। तो सेम ये भी क्या करेगा, सिक्रीशन, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करेगा और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व करेगा, ठीक है। मेनली टेबल थोड़ी सी बड़ी है, घबराना नहीं है, बट धीरे धीरे एक दो बार अगर आपको ये याद हो गया कि वो बॉडी के किस पार्ट में पाया जा रहा है, तो फंक्शन आप वहीं से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रटने वाला बस पार्ट क्या है, कहाँ कहाँ पाया जा रहा है। जैसे सीलेटेड याद हो जाएगा, मैंने बताया ना, उसका काम क्या है, आपकी रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट को प्रोटेक्ट करना। सीलिया मूव करता रहता है। नोज के अंदर आपको हेयर दिखते होंगे, वो भी सीलिया ही है, एक तरीके से आपकी बॉडी ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो हेयर। जितने भी डस्ट पार्टिकल है उसको बाहर फेंकते हैं और एयर को अंदर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। तो समझ के करोगे तो चीज़ें हो जाएंगी। तो पहले आप कुछ इसके और जगह लिखोगे, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, फिर फंक्शन लिखोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टिश्यू की तरफ चलते हैं, आ जाओ। नेक्स्ट टिश्यू क्या पढ़ना था, उसी टेबल के सीक्वेंस में चल रहे हैं जो हमने अभी टेबल पढ़ी थी, ठीक है। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था, एपिथेलियल टिश्यू समझ लिया, उसके टाइप्स को समझ लिया। नेक्स्ट हमें पढ़ना है मस्कुलर टिश्यू। देखो मस्कुलर टिश्यू सबको पता है क्या करता है बेटा, किस में हेल्प करता है हमें, मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करता है, ठीक है। मेनली मैं लिख दूँ मूवमेंट एंड लोकोमोशन में हेल्प करता है, ठीक है। मैं जो ये लिख रही हूँ, जो मैं चल रही हूँ, इट्स ऑल बिकॉज कि मेरी मसल्स काम कर रही हैं, इसी वजह से मैं लिख भी पा रही हूँ, चल भी पा रही हूँ, ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा खास है भाई मसल टिश्यू में, कौन करा रहा है ये सारे काम? तो बेटा क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू के पास ना होते हैं कुछ प्रोटीन्स। क्या होते हैं बेटा, इनके पास होते हैं कुछ प्रोटीन्स। नाम को जानना ज़रूरी नहीं है। एक्टिन और मायोसिन नाम के प्रोटीन होते हैं जो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं, ठीक है। बाई कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन ही हम मसल्स की होती है और इसी की वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं। आपको क्या पढ़ना है भाई इस चैप्टर में, आपको पढ़ना है कि आपकी बॉडी में कितने टाइप के मस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। कितने टाइप के मस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं देखते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। 3 टाइप के, छोटी क्लासेस में पढ़ा है ये सब थोड़ा। अच्छा ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि आपने देखा होगा, बट नहीं भी देखा तो डोंट वरी। देखिए आपकी बॉडी में बच्चा, आपकी बॉडी में 3 टाइप के मस्कुलर टिश्यू पाए जा रहे हैं। पहला है स्केलेटल मसल, दूसरा है स्मूथ मसल, तीसरा है कार्डियक मसल। मैं एक एक करके ना स्ट्रक्चर भी बताती जाती हूँ और इनके डिफरेंस भी बताती जाती हूँ क्या क्या। देखो स्केलेटल मसल को बेटा दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, इसे हम बोलते हैं स्ट्रेटेड मसल। स्ट्रेटेड मसल बोल सकते हैं, या हम इसे एक और नाम बोलते हैं वॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मसल, ठीक है। मैंने अच्छा एन छूट गया बेटा, ठीक है, वॉलेंट्री मसल, ठीक है। एक ही स्केलेटल मसल के मैंने 2 नाम और लिखे हैं, स्ट्रेटेड मसल और वॉलेंट्री मसल, ठीक है। ये इसका डायग्राम है।
स्केलेटल मसल का मतलब हमारा जो फ्रेमवर्क है ना, स्केलेटल जो बोन्स से मिलकर बना है उसको हम बोलते हैं स्केलेटल, ठीक है। जो ये पूरा हम दिख रहा है, मेरे लिम्स, मेरा फेस, मेरा नेक, ये सब में क्या है, स्केलेटल कंकाल तंत्र बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, ठीक है। तो स्केलेटल मसल का क्या मतलब, वैसी मसल्स जो बेटा क्या कर रही है, अटैच हो रही है किससे, अटैच हो रही है बोन से, ठीक है। ये स्केलेटल मसल किससे अटैच होंगी, बोन से अटैच होंगी, ठीक है। स्ट्रेटेड का मतलब समझते हैं, स्ट्रेटेड का मतलब होता है ना धारियाँ, स्ट्रेशंस का मतलब क्या होता है, धारियाँ, ठीक है। अब ध्यान से इनके डायग्राम पे देखो, तुम लोग देखोगे ना इनके इसके डायग्राम पे, अगर थोड़ा विजिबल हो कि इस पे देखो डार्क लाइट बैंड और डार्क बैंड, ऐसे लाइन बाय लाइन तुम्हें देखो, ये डार्क पार्ट दिख रहा है, इसके बीच में तुम्हें लाइट पार्ट भी दिख रहा होगा, ठीक है। इसके डायग्राम में क्लियर हो रहा होगा कि कहीं कहीं से डार्क डार्क है, जैसे ये वाला पार्ट देखो, ये डार्क है, इसके बीच में लाइट है, ये डार्क है, इसके बीच में लाइट है। तो एक्चुअली स्केलेटल मसल में क्या होता है, अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स पाए जाते हैं, पूरे पूरे टिश्यू में देखो डार्क ऐसे बैंड्स हैं, स्ट्रेशंस हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, स्ट्रेटेड, ठीक है। यहाँ पे लाइट डार्क और लाइट बैंड्स हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, डार्क और लाइट बैंड्स हैं, ठीक है, लाइट बैंड्स है इसमें, ठीक है। इनके अंदर मुझे ऐसा स्ट्रेशन दिखने को मिल रहा है, इसलिए इनका नाम स्ट्रेटेड मसल भी पड़ गया। वॉलंटरी मसल का क्या मतलब, जो हम अपनी मर्जी से, जैसे अभी मेरा मन है मैं लिखूं, मेरा मन में नहीं लिखूं, मेरा मन में वॉक करूं, मेरा मन में ना वॉक करूं, तो ये किसकी, ये तो सब मेरी मसल्स ही करा रही है ना, ये मेरे अपने कंट्रोल में है। तो वो सारे मसल्स जिनकी हेल्प से हम चीज़ें कर रहे हैं वो हमारे अंडर कंट्रोल हैं, ठीक है, उन्हें हम वॉलंटरी मसल बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मेरे लिम्स, हाथ, मेरा मन में अपने हाथ को मूव करूं, मेरा मन में नहीं करूं, तो ये कैसा मोशन हो गया, ये वॉलंटरी मोशन हो गया, मैं इसको कंट्रोल कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये कंट्रोल यहाँ मैं लिख दे सकती हूँ, कंट्रोल बाय आवर ओन विल, ठीक है, मैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इसे कंट्रोल कर सकती हूँ। तो स्केलेटल मसल कैसा है, आपके बोन से अटैच होता है, इसके ऊपर अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स पाए जाते हैं, और ये सारे मसल्स कैसे हैं, हम अपनी मर्जी से इनको मूव कर सकते हैं, सिंपल, मेरा मर्जी से मैं अपना फेस को मूव कर सकती हूँ, अपने लिम्स को मूव कर सकती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्मूथ मसल के अंदर, ठीक है, नाम ही है स्मूथ, इसमें कोई आपको स्ट्रेशंस देखने को मिल रहा है, कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, ये बिल्कुल स्मूथ है, तो इसका दूसरा नाम क्या पड़ जाएगा, नॉन स्ट्रेटेड मसल। इसमें कोई भी स्ट्रेशंस नहीं है, कोई भी ऐसे अल्टरनेट डार्क और लाइट बैंड्स का सीन नहीं बनता। अच्छा, स्मूथ मसल्स कहाँ कहाँ पाई जाती है बेटा, आपके इंटरनल ऑर्गन्स में पाई जाती है, जैसे स्पेशली इंटेस्टाइन वगैरह हो गया, आपके लंग्स हो गया, ठीक है, इन सारी जगह में आपके स्मूथ मसल पाए जाते हैं। और बात करूँ आपके इसोफेगस, फूड पाइप है, जैसे मैं बात करूं, क्या फूड पाइप का काम क्या होता है, खाने को अंदर पुश करना, स्टोमक में पुश करना, तो क्या आपकी मर्जी से अकॉर्डिंग होगा कि नहीं, अब इसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट होगा, आप चाह के रोक सकते हो क्या उसको, नहीं रोक सकते। तो ये वैसे मसल्स हैं जिनको आप अपनी मर्जी से रोक नहीं सकते, इनका फंक्शन अपने आप होता है, आपका कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है। अंदर जो भी मूवमेंट हो रहे हैं आपके इंटरनल ऑर्गन्स में, वो कोई भी आपके कंट्रोल में नहीं है, वो सब इनवॉलेंट्री है। तो इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा बेटा, इनवॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल, ठीक है। लास्ट है आपका कार्डियक मसल, ठीक है। कार्डियक का नाम सुनते ही आपको दिमाग में लाना है ये हार्ट से रिलेटेड है, ये हार्ट से रिलेटेड है। तो जो मसल हार्ट, वॉल्स ऑफ हार्ट में पाई जाएगी उसका क्या नाम होगा, कार्डियक मसल होगा। क्या कार्डियक मसल को आप कंट्रोल कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्या हार्ट की पंपिंग को आप अपने हिसाब से चला सकते हो कि भाई 2 मिनट रुक जा फिर चलना, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये भी कैसी मसल है, ये भी एक इनवॉलेंट्री मसल है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू आइडिया हो गया, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल, ठीक है। अब कैसे इसको समझना है बेटा, इसको समझना है एक टेबल ऑफ डिफरेंस है। टेबल इसके डिफरेंस के कैसे करेंगे, इसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग में चीज़ें बटी हुई हैं। देखो स्केलेटल स्ट्रेटेड मसल यानी स्केलेटल मसल, वॉलंटरी मसल, ठीक है। शेप देखेंगे इसका, एक बार इसका शेप देखो, ठीक है। इसको मैं एक बार इरेज करूँ, देखो इसके, ये देखो ये ऐसे लॉन्ग सिलेंड्रिकल दिख रहा होगा तुम लोग को, ये देखो ये ऐसा लॉन्ग सिलेंड्रिकल दिख रहा है। क्या कोई ब्रांचिंग दिख रही है, कोई ब्रांचिंग नहीं दिख रही। और एक चीज़ और देखो, एक ही मसल्स में, एक ही मसल में आपको कितने न्यूक्लियस, 1 2 3 4 5 ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिल रहे हैं। तो इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या डिवीजन है, देखो कैसा है इसका, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, ठीक है।
क्या है, फाइबर्स आर अरेंज इन दी फॉर्म ऑफ बंडल्स। ये ना जैसे पेन का बंडल होता है ना, पेन का बंडल बना लो, वैसे बंडल के फॉर्म में है ये मसल्स। खुद ही देखा था डायग्राम में कैसे बंडल के फॉर्म में रखा हुआ था। डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट, इसी तो इसलिए इसका नाम स्ट्रेटेड मसल पड़ा। स्मूथ मसल की बात करते हैं। स्पिंडल शेप्ड सेल, स्पिंडल शेप का क्या मतलब होता है, देखो इसको सिखाते। देखो स्पिंडल शेप का मतलब होता है ना कि कॉर्नर से पतले हैं, ये देखो, ये आग जैसी नहीं बोलते हैं। स्पिंडल का मतलब होता है बीच में मोटे हैं, ये देखो बीच में मोटे हैं ये, लेकिन कॉर्नर से जाके कैसे हैं, ये पतले पतले हैं, तो इसे हम स्पिंडल शेप बोलते हैं। बीच में मोटे प्लस कॉर्नर से पतले पतले, तो स्मूथ मसल कैसा है बेटा आपका, स्पिंडल शेप्ड है। प्लस इसमें एक ही न्यूक्लियस है, इसमें एक ही, अगर एक सेल को उठाओगे, एक को उठाओगे, तो इसमें आपको सिंगल एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो ये भी कैसा है आपका, यूनिन्यूक्लिएटेड। फाइबर्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ शीट, ऐसे पतले पतले शीट के फॉर्म में अरेंज होते हैं इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स में। ये डार्क एंड लाइट बैंड्स एब्सेंट, इसलिए इसका नाम नॉन स्ट्रेटेड मसल है, ठीक है। इनवॉलंटरी भी लिख सकते हैं। कार्डिक मसल, इसको देखो, कार्डिक मसल का डायग्राम देखो एक बार, कार्डिक मसल का डायग्राम देखो, ये भी बेटा सिलेंड्रिकल है, ये भी देखो, लेकिन ये क्या उतना बड़ा बड़ा, ये देखो यहाँ ब्रांचिंग आ गई, ये देखो यहाँ ब्रांचिंग आ गई, ये भी ऐसा, यहाँ फिर से देखो ब्रांचिंग आ रही है। तो मुझे कार्डिक मसल में क्या देखने को मिल रहा है, ब्रांचिंग, और इसके अंदर भी तुम्हें हल्के हल्के देखो स्ट्रेशंस देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। हल्के हल्के से डार्क और लाइट बैंड देखने को, उतना विजिबल नहीं है बट फेंट है कार्डिक मसल में, ठीक है, बट है क्या है, शॉर्ट सिलेंड्रिकल, वो लॉन्ग था, बहुत लंबे लंबे हैं, इसके कहते हैं शॉर्ट है, ब्रांच सेल्स हैं ये, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं। इसके अंदर भी एक मसल को उठाओगे तो उसमें एक ही आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। फाइबर्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, ब्रांचिंग है ना, तो ऐसे हार्ट में ऐसे नेटवर्क की तरह, जाल की तरह बिखरे होते हैं ये मसल्स, ठीक है। फेंट डार्क एंड लाइट बैंड्स, इनके अंदर जो बैंड्स है वो कैसा, बहुत हल्के हैं लेकिन हैं, ठीक है। ये तो हो गया इनका स्ट्रक्चर। बाकी अगर मैं बात करूं तो क्या नॉर्मली इनके स्ट्रक्चर पे आपको क्वेश्चन करने को आता है, डायग्राम्स बनाने को आता है, तो एक एक डायग्राम को अगर याद रखोगे दिमाग में, अगर शेप याद होगी तो आपको ये टेबल कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने मन से भी डिफरेंस लिख सकते हो। सवाल देखो अलग अलग टाइप से भी आता है कि बॉडी में कितने स्मूथ, कितने मसल टिश्यू पाए जाते हैं, तीनों लिख दो। और कभी कभी आता है स्मूथ मसल या कार्डिक मसल, या तीनों में डिफरेंस करने को आता है, तो इसके बेसिस पे आप डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लिखेंगे फिर आगे चलेंगे। चलो नेक्स्ट टिश्यू की तरफ चलते हैं। देखो एपिथेलियल टिश्यू कवर कर लिया, मस्कुलर टिश्यू कवर कर लिया, अब हमें पढ़ना है कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा डिवीजन, एनिमल टिश्यू का तीसरा डिवीजन है कनेक्टिव टिश्यू। देखो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी बेटा बहुत सारे डिवीजन आपको पढ़ने हैं, ठीक है। मैं थोड़ा रफ रफ आइडिया दे दूं क्या क्या पढ़ना है। जैसे आपने सुना होगा ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू, इससे पहले भी आपने ये सुना होगा, ठीक है, ब्लड के बारे में सुना होगा। बोन के बारे में सबको पता है, टेंडन, लिगामेंट, एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, तो ये सारे टिश्यू किसके अंदर आ रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आ रहे हैं। इन्हीं को बेटा हमें डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। आज मैं ब्लड टिश्यू, ब्लड के बारे में बता रही हूँ, तो ब्लड क्या है, मेरा एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है, नाम ही है ना कनेक्टिव टिश्यू, चीजों को क्या करेगा, अलग अलग चीजों को बॉडी में कनेक्ट करने का काम करेगा, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है, बॉडी में कनेक्ट करने का काम करेगा। उसमें सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ब्लड के बारे में। कह रहा ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सबको पता है भाई, फ्लूइड है, फ्लो करता है। ब्लड क्या है, मेरा एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अच्छा, ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेज एंड डाइजेस्टिव सूट, ये सारे फंक्शन तो मैं जब बाद में जब पढ़ाऊंगी इसके पार्ट, तो फंक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं सबसे पहले आपको ना कुछ चीज़ बताना चाहती हूँ ब्लड के बारे में, जहाँ से सवाल आता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और पूछी जाती है ब्लड के बारे में कि ब्लड है ना, ब्लड का जो एक इसका जो मैट्रिक्स होता है वो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। वर्ड पे टेंशन मत लेना, मैं मतलब समझाऊंगी। कैसा मैट्रिक्स है ब्लड के अंदर, फ्लूइड मैट्रिक्स है। इसका क्या मतलब है देखना, मैं आपको एक डायग्राम से सिखाती हूँ इसको, ठीक है। डायग्राम बना हुआ नहीं है बट कोई नहीं। मान लो थोड़ी मोटी बन गई ब्लड वेसल्स, बट कोई नहीं, थोड़ा रुको पतला कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। मान लो आपकी बॉडी में ब्लड कहाँ फ्लो होता है, ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है, ठीक है। ये एक ब्लड वेसल्स है, ठीक है। अब ब्लड वेसल्स में क्या होता है बेटा, ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो हो रहा है, लेकिन इस ब्लड वेसल्स में ना एक येलो कलर की,
येलो कलर का सबस्टेंस भरा हुआ है, येलो कलर का सबस्टेंस भरा हुआ है। टेंशन मत लेना कि मैम आप ब्लड वेसल्स बना रही हैं, आपको अंदर रेड बनाना था ब्लड में, लेकिन आपने तो इसमें येलो कलर का बना दिया। एक्चुअली क्या है, आप इसको ऐसे समझेंगे कि एक ग्लास में पानी ले लो, ठीक है, और उस पानी के अंदर आप 2-3 स्टोन डाल दो। कंचे जानते हैं, कंचे जो खेलते हैं, मार्बल्स, ठीक है, आप उस पानी के अंदर 2-3 मार्बल डाल लो, तो जो वो पानी है ना जो हमने ग्लास में ले रखा है, वैसा ही मानो कि इस ब्लड वेसल्स क्या है, आपका एक ग्लास है, और ये जो येलो येलो चीज मैंने बनाई है दैट इज वाटर। ये जो येलो येलो बनाया है ना मैंने, इसको बोलते हैं बेटा प्लाज्मा। प्लाज्मा, ठीक है, तो आपका ब्लड का सबसे मेजर पार्ट क्या है, प्लाज्मा, जो कैसा है, बिल्कुल लिक्विड पानी की तरह है, ठीक है, लेकिन कलर में लाइट येलोइश कलर का होता है, बट यहाँ पे मेरे पास कलर नहीं था तो मैंने येलो कलर से बनाया हुआ है। अब है क्या, आपके इस प्लाज्मा के ही अंदर आपके अलग अलग ब्लड के सेल्स हैं। कोई बच्चा बता सकता है ब्लड के कितने कितने सेल्स होते हैं? WBC, दैट्स ग्रेट, ठीक है, हमने 3 सेल के बारे में पढ़ा होगा, जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ठीक है, ऐसा कोई नहीं कि मैं नया नया कोई वर्ड मैंने बताया हो, ठीक है। होता क्या है, जैसे मैंने बताया ना, पानी ग्लास ले लो, पानी डाल लो, तो ग्लास इज लाइक ब्लड वेसल्स, पानी इज लाइक प्लाज्मा, और उसके अंदर क्या है, मार्बल्स हैं। मार्बल क्या है, आपके सेल। अब इस प्लाज्मा के अंदर ना सेल फ्लो, सेल तैरते रहते हैं। सबसे पहला कौन सा सेल सुना है, रेड ब्लड सेल्स की बात करूं, ये ले लो, मैंने बना दिया, ये ले लो, बहुत सारे रेड ब्लड सेल्स, RBC, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कौन सा सुना तुमने, वाइट ब्लड सेल्स, ये लो, मैंने वाइट ब्लड सेल्स भी बना दिया, ठीक है। और क्या होता है, प्लेटलेट्स भी होते हैं, लो छोटे छोटे मैंने यहाँ पे प्लेटलेट्स भी बना दिए, ठीक है। अब जो मैंने ये वर्ड लिखा है ना बेटा, तो तुम लोग को थोड़ा आइडिया लगा कि ब्लड कैसे बना है। ब्लड के अंदर प्लाज्मा है, 55% तक तो प्लाज्मा ही होता है, बाकी RBC है, WBC है और प्लेटलेट्स हैं। तो पानी के अंदर मार्बल है, सेम वैसे ही प्लाज्मा के अंदर सारे सेल्स ऐसे तैर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ लिखा है ना, ब्लड इज ए फ्लूइड मैट्रिक्स, तो ये जो प्लाज्मा है ना, ये इस जो ये चीज भरी, जो सेल है ना, जिस पानी जिस प्लाज्मा में भरा हुआ है, उसी को मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये प्लाज्मा कैसा है, फ्लूइड के फॉर्म में है, इसलिए इसको फ्लूइड मैट्रिक्स बोल रहे हैं, ठीक है। प्लाज्मा पूरा एक तरीके से कवर कर रहा है ना सबको, तो ब्लड क्या है, एक फ्लूइड मैट्रिक्स है, ठीक है। प्लाज्मा को एक फ्लूइड मैट्रिक्स बोल रहे हैं। ये चीजें क्लियर हो गई। मैं थोड़ा नाम भी लिख दूं आप लोग के लिए, यहाँ पे कुछ कुछ नाम से भी सवाल आता है, देखेंगे। दिस इज RBC। RBC को एक और नाम से भी बोलते हैं बेटा, इरेथ्रोसाइट्स। RBC को इरेथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। मैं सारे नाम लिख देती हूँ। WBC को बोलते हैं, WBC को बोलते हैं बेटा ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। और ये मेरे छोटे छोटे प्लेटलेट्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, THROMBO, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। इतना क्लियर है आपको। मैं फंक्शन की बात करती हूँ फटाफट, ठीक है। फंक्शन की बात करते हैं, स्टेबल से फटाफट समझाते हैं। प्लाज्मा का क्या काम है, सबसे पहले रेड ब्लड सेल से शुरू करते हैं। रेड ब्लड सेल रेड क्यों दिखता है, क्योंकि रेड ब्लड सेल के पास होता है एक हेमोग्लोबिन नाम की चीज, सुना है हेमोग्लोबिन, सबकी बॉडी में होता है। आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस है वो, आयरन है उसके पास। इस हेमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा रेड ब्लड सेल कैसा है, रेड है, ठीक है। अच्छा, और जिस बॉडी में जो भी ऑक्सीजन, भाई बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए, ऐसा तो नहीं तुमने सांस ली और इकट्ठा करके लंग्स में रख ली, ऐसा नहीं होगा। बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन चाहिए, तो बॉडी के हर पार्ट में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, RBC। बात नहीं करेंगे, बॉडी में हर पार्ट में ऑक्सीजन के, सिर्फ ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन कर रहा है, RBC। बाकी मैम तो सवाल आएगा मैम बाकी और सारी चीजें जैसे डाइजेस्टिव फूड, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स, ये सब कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ये सब बेटा प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, RBC करता है। और क्यों करता है ये 10th में पढ़ेंगे, ऐसा क्या खास है ये सब 10th में समझेंगे कि ऐसा क्यों कि RBC ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन को, ठीक है। तो फंक्शन क्लियर होगा। प्लाज्मा में लिखा है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, CO2, वेस्ट, हार्मोन, सारे प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट कर रहा है हर पूरी बॉडी में। लेकिन ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट में कौन हेल्प कर रहा है, आपका RBC। छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, आपकी बॉडी में फाइट करने का काम, आपको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करते हैं, WBC, ठीक है। क्या करते हैं, इट प्रोड्यूस एंटीबॉडी। बॉडी में कोई भी पैथोजन, पैथोजन का मतलब डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, अगर वो इंटर कर जाते हैं तो उनसे लड़ने के लिए ना WBC कुछ एंटीबॉडी बनाते हैं। एंटीबॉडी का मतलब ये पैथोजन से लड़ने का काम करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो आपको प्रोटेक्शन का काम कौन कर रहा है, WBC,
लास्ट, प्लेटलेट्स, कभी चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा थोड़ा टाइम पे ब्लड आता है, फिर धीरे धीरे ना ब्लू ब्राउन कलर का उसमें पैच बनने लगता है, ठीक है, नेट बन जाता है, ठीक है। क्यों बन जाता है? क्योंकि प्लेटलेट्स के जो सेल है ना, वो जाके जो वो टिश्यू टूटा है ना, ब्लड क्यों निकला, कुछ टूटा है, कुछ ब्रेक हुआ है, तो वहां जाके प्लेटलेट्स क्लॉग हो जाते हैं, भर जाते हैं, ताकि आपका ब्लड बॉडी से वेस्ट ना हो, वो ब्लड बॉडी से ज़्यादा बाहर ना निकले। तो प्लेटलेट क्या करते हैं? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ब्लड के क्लॉट करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये पूरी बात हो गई आपकी ब्लड की। मैंने पूरा ब्लड का स्ट्रक्चर भी बता दिया, फ्लूइड मैट्रिक्स भी बता दिया और सारे फंक्शंस को बता दिया, ठीक है। आज की क्लास बेटा यहीं तक, नेक्स्ट में आगे और कनेक्टिव टिश्यू को डिटेल में करूंगी। अभी हमने बस एक कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा है, दैट इज ब्लड ऑनली, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक।